नमस्कार विद्यार्थियों। राजनीति विज्ञान की सेकंड बुक का तीसरा अध्याय आज हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला अध्याय, उस अध्याय में हमें 3 चुनौतियों के बारे में बताया गया था, जैसे देश को एकता के सूत्र में बांधना, देश में लोकतंत्र को कायम करना, और तीसरी चुनौती थी विकास। ऐसा विकास जिसमें किसी एक तबके या एक ग्रुप को फ़ायदा ना मिले बल्कि संपूर्ण भारत का विकास हो। तो तीसरा अध्याय हमारा इसी विषय से जुड़ा हुआ है। हमारे पाठ का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। राजनीतिक फैसले और विकास, ये हमारा पहला टॉपिक है। एक कहानी के रूप में पाठ को शुरू किया गया है, उड़ीसा का संदर्भ दिया गया है, लेकिन ये वास्तविक भी है। इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। विश्वव्यापी डिमांड बढ़ी इस्पात की, और उड़ीसा में इस्पात के पाए जाने वाले खनिज भंडारों की संख्या ज़्यादा थी। तो जो भी निवेशक थे, जो भी पैसा लगाना चाहते थे इस बिजनेस में, इस उद्योग में निवेश करना चाहते थे इस्पात के कार्य में, तो उनके लिए उड़ीसा एक बहुत अच्छी जगह बन गई। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था। उड़ीसा में लौह अयस्क खूब है, और अब इसका दोहन बाकी था। भंडार तो खूब था, लेकिन इसको निकालना, दोहन करना अभी बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा। उड़ीसा की सरकार को लगा कि भाई पूरे विश्व में इस्पात की अप्रत्याशित मांग बढ़ती जा रही है और अपने यहाँ पर इस्पात का भंडार है, क्यों न इस अवसर का फायदा लाभ उठाया जाए ताकि राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर की इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। विदेशी कंपनियों और देश की कंपनियों के साथ उड़ीसा की सरकार ने एक डील कर ली कि आप यहां से इस्पात निकालिए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। उड़ीसा की सरकार ने सोचा कि जब इस्पात का यहाँ से दोहन होगा, निकाला जाएगा, तो राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा, प्लस उड़ीसा के स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो जाएगा। लौह अयस्क के ज़्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में हैं। अब लौह अयस्क के जो भंडार पाए जा रहे हैं वो कहाँ पर है? विशेषकर जो पिछड़े इलाके हैं, अविकसित इलाके हैं, वहाँ पर लौह अयस्क के भंडार हैं, खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में। ये पॉइंट हो गया कि भी लौह अयस्क के भंडार कहाँ है? ज़्यादातर उस जगह पर है जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, यानी कि जंगलों में जहाँ पर आदिवासी प्राचीन काल से लगातार रहते आ रहे हैं, उस स्थान पर इस्पात के, लौह अयस्क के भंडार बने पड़े हैं। अब वहाँ दोहन होगा। आगे देखते हैं। आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा। कि भाई जंगल है, जंगलों में आदिवासी रहते हैं, अगर वहाँ पर लौह अयस्क के इस्पात संयंत्र वगैरह लग गए तो आदिवासियों को मजबूर होकर अपने स्थान को छोड़ना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। यानी कि आदिवासी उस जंगल पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, वहाँ से जो उन्हें मिलता है जो कुछ भी, उस पर वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारी आजीविका भी जाती रहेगी। 2 पॉइंट हो गए। सरकार यानी कि उड़ीसा की सरकार क्या सोच रही है कि राज्य का विकास होगा, धन प्राप्त होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, आदिवासी सोच रहे हैं कि अगर इस प्रकार का कार्य हुआ तो हमें मजबूरन इस स्थान को छोड़ना पड़ेगा और हमारी आजीविका समाप्त हो जाएगी। 3 नंबर 3 पर है पर्यावरणविद। पर्यावरण के जो विद्वान हैं, पर्यावरण विद्वानों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषण होगा। 3 बातें हो गई। उड़ीसा की सरकार सोच रही है कि उड़ीसा आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होगा, लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। आदिवासी सोच रहे हैं कि लौह अयस्क के भंडार तो जंगलों में है, हम जंगलों में रहते हैं, और जब लौह अयस्क के यहाँ पर संयंत्र लगेंगे, उद्योग लगेंगे, तब हमें यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा। हमारा जो रोजगार है, जो वनों पर ही हम डिपेंड रहते हैं, वो रोजगार या हमारी आजीविका हमसे छिन जाएगी। साथ ही साथ जो पर्यावरण के विद्वान हैं
वो ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर इस प्रकार के संयंत्र लगे तो पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो ये विकास के चरण बिंदु चले हैं। देखो बेटा, यानी कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई, ये चौथा हो गया। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। 4 पॉइंट। उड़ीसा की सरकार सोच रही है राज्य आर्थिक रूप से विकास करेगा, रोजगार मिलेगा। आदिवासी सोच रहे हैं हमें उजड़ना पड़ेगा, आजीविका छिन जाएगी। पर्यावरण विद्वान जो है वो सोच रहे हैं कि इससे पर्यावरण विनाश होगा। केंद्र सरकार कह रही है कि अनुमति दे दी तो गड़बड़ और नहीं दी तो गड़बड़, यानी कि केंद्र सरकार अधरजूल में है। अगर केंद्र सरकार कह देती है कि नहीं संयंत्र नहीं लगने चाहिए तो विकास में खुद केंद्र सरकार रोड़ा बन गई, और वो कह देती है कि हाँ संयंत्र लगने चाहिए तो वहाँ पर्यावरण प्रदूषण का भी भय रहता है। इस हाँ ना की स्थिति में केंद्र सरकार आ गई है। तो विकास को सुनियोजित तरीके से लागू किया जाता है, अन्याय से ऐसे ही लागू नहीं किया जा सकता। इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं? ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके? भाई उड़ीसा की सरकार, आदिवासी, पर्यावरणविद और केंद्र सरकार एक राय कर सके। क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबंध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? भाई सब लोगों को राजी किया जा सके भी विकास होगा और सबको फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। आप जैसे इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होगा, उड़ीसा में किस तरह के विकास की जरूरत है? दरअसल किसकी जरूरतों को उड़ीसा की जरूरत कहा जाएगा? किसकी जरूरतों को उड़ीसा की जरूरत कहा जाएगा? अब शुरू होता है राजनीतिक टकराव। इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों के समूह को दूसरे सामाजिक हितों की तुलना में तोला जाता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुलना में मापना पड़ता है। भाई खनन किया जाए, उद्योग लगाए जाए, संयंत्र लगाए जाए, लेकिन वो इस तरह लगाए जाए कि किसी एक ग्रुप को फायदा ना हो, सबको बराबर सभी सामाजिक हितों को फायदा पहुंचे, और उससे इतना भी विनाश ना हो कि जो पीढ़ी वर्तमान में है उसको भी नुकसान पहुंचे और आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ छोड़े ही ना, पर्यावरण प्रदूषण कर दे भयंकर। इन सभी चीजों को सोचा जाता है। आगे देखते हैं। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञ की स्वीकृति की मोहर जरूर होनी चाहिए। लोगों से भी पूछा जाना चाहिए और जो विशेषज्ञ लोग हैं उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि भी विकास किस तरह से किया जाए। खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्री के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है। अंडरलाइन कर लो, खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। लास्ट फैसला जो होगा वो राजनीतिक फैसला होगा, राजनीतिक निर्णय होगा। जनप्रतिनिधि यानी कि स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं क्योंकि स्थानीय नेता लोगों के बीच में ही रहते हैं, और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए कि विकास का तरीका या विकास की प्लानिंग कैसे की जाए। पेज घुमाइए, आगे देखते हैं पेज नंबर 48। आज़ादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए। इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के मॉडल या यूं कहें कि एक विजन से बंधे हुए हैं। विकास का संबंध है आर्थिक विकास, जिसके अंदर यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाया जाए। जो वर्तमान की पीढ़ी है उसको भी पर्यावरण जो है वो स्वच्छ दिया जाए। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों है। भारत के विकास का अर्थ क्या है? अंडरलाइन कर लो, आर्थिक वृद्धि करना है और आर्थिक सामाजिक न्याय करना है। इस बात पर भी सहमति थी
कि इस मामले में व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। भाई, देश की आर्थिक स्थिति को व्यवसायियों के, उद्योगपतियों और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मसले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। बहरहाल आर्थिक बढ़ोतरी हो और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए? क्वेश्चन मार्क। इस सवाल पर मतभेद थे। क्या कोई ऐसी केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए कि भी विकास किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से विकास किया जाए, इसके लिए कोई योजना बनाने वाला कोई संगठन हो, कोई आयोग बने? ये क्वेश्चन उठा। क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? भाई, कुछ विशेष प्रकार के उद्योग और व्यवसाय क्या खुद सरकार उन पर नियंत्रण रखे, खुद चलाए? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की जरूरतों के आड़े आता हो तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित होगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है। इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी है। जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करना जरूरी था। साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इस कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास क्रम की कथा को पढ़ना जरूरी है। अब आपका वास्तविक पाठ स्टार्ट हो रहा है। विकास की धारणाएं। अगर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है, उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति, इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। बिल्कुल सही है भाई, इस्पात संयंत्र लगाया जा रहा है तो उद्योगपति और शहर में बैठे उद्योगपति, उनको तो उस क्षेत्र से फायदा हो रहा है, लाभ पहुंच रहा है, लेकिन जो आदिवासी वहां से विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए कौन सा विकास हो रहा है? उन्हें तो वहां से मजबूर होकर अपनी जगह को छोड़ना पड़ रहा है। वो खुद आजीविका विहीन हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये विकास की धारणा है वो संतुलन बना नहीं रही है। एक वर्ग को फायदा हो रहा है, एक वर्ग को नुकसान पहुंच रहा है। किससे? विकास से, जिसमें एक उदाहरण उद्योगपति और दूसरे आदिवासी। आगे देखते हैं। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से अलग नहीं होती। विकास का जहां भी नाम आता है वहां पर विवाद प्रकट हो जाते हैं। आज़ादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब चर्चाएं हुई। उस वक्त लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे। जैसे विकास पर चर्चा होती तो लोग पश्चिम अमेरिका जैसे देशों का उदाहरण देते थे कि विकास का तरीका तो वो है। हवाला देते थे कि विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है, कि पश्चिमी मुल्कों ने जिस तरह से अपना विकास किया, भारत को भी उसी तरह अपना विकास करना चाहिए। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं। विकास का अर्थ था ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना। विकास का अर्थ क्या निकाला गया है? ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना। और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। अमेरिका जैसे पश्चिम मुल्क के जो विकसित देश हैं उनकी तरह हमें भी आधुनिक होना है, विकास करना है। माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह से विकसित देशों ने अपना विकास किया, आर्थिक विकास किया, उसी तरह से विकासशील और अविकसित देशों को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पर्यावरण को उन्होंने अनदेखा किया था, अमेरिका वालों ने, यूरोप वालों ने, पश्चिमी यूरोप वालों ने। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ। ये हमने फर्स्ट बुक में पढ़ा था भाई। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद, उदारवाद था। उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। आधुनिकीकरण को संवर्धी, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। अंडरलाइन कर लो, आधुनिकीकरण को संवर्धी, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता था। भाई कैटेगरी बन गई देशों की
विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के 2 मॉडल थे। भाई 2 तरीके थे, हमें विकास करना है तो 2 हमारे पास मॉडल थे। पहला मॉडल जो था वो था अमेरिका का उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था। कौन सा? उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। और यूरोप के अधिकतर देशों में, अधिकतर हिस्सों में और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उदारवादी पूंजीवादी मॉडल अपनाया गया था। ये फर्स्ट बुक में सारी चर्चा हो चुकी है। दूसरा मॉडल था समाजवादी या साम्यवादी, जो सोवियत संघ का था। इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आप ये भी जानते हैं कि 2 महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर भी चला था। शीत युद्ध का जब दौर चला तो एक साइड में संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विचारधारा थी वो थी उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था, और सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो थी समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा। ये हम फर्स्ट बुक में पढ़ चुके हैं। और इन दोनों ग्रुपों में, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध भी चला। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। हिंदुस्तान के लोग चाहते थे कि जिस तरह सोवियत संघ में जो साम्यवादी मॉडल है उस मॉडल को भारत में भी अपनाया जाए। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भारत का संबंध, भारत की मित्रता सोवियत संघ से थी। तो भारत के लोग और भारत के अग्रणीय नेता भी यही सोच रहे हैं कि क्यों ना हम सोवियत संघ के इस मॉडल को अपनाएं, जिसको कहा जाता है समाजवादी मॉडल। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार, यानी कि उसको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम थे। सब लोगों की इच्छा थी, सब बड़े नेताओं की इच्छा थी कि हम सोवियत मॉडल को अपना ले, समाजवादी मॉडल को अपना ले। अमेरिका के मॉडल को, यानी कि लोकतांत्रिक उदारवादी पूंजीवादी मॉडल को अपनाने वाले लोगों की संख्या कम थी, सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या कम थी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यह सहमति प्रतिबिंब हो रही थी। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार जो है, आर्थिक उद्देश्य जो है, अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक उद्देश्यों से एकदम अलग होंगे। क्योंकि अंग्रेजों ने जो आर्थिक मॉडल अपनाया था वो तो लालच का था, उन्होंने भारत का शोषण किया था। भारतीय सरकार सोच रही है कि हमें अंग्रेजों का जो आर्थिक मॉडल था उसको अपनाना नहीं है। आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ये बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। ये स्टार्टिंग के पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि भाई सब सरकार जो होगी वो लोगों का लोक कल्याणकारी कार्य करने का कार्य करेगी, साथ ही साथ गरीबी मिटाने का कार्य करेगी। नेताओं में इन बातों को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। 2 धड़ों में बट गए भारत के लोग, भारत के नेता। कुछ कह रहे हैं कि औद्योगिकरण बढ़ाया जाए, जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में औद्योगिकरण पर आर्थिक विकास किया गया उसी तरह भारत में भी औद्योगिकरण का पहिया घुमाया जाए। कुछ लोग कह रहे नहीं, कृषि पर ध्यान दिया जाए, खेती बाड़ी पर ध्यान दिया जाए, गाँव पर ध्यान दिया जाए, गाँव की गरीबी को मिटाया जाए। जब गाँव की गरीबी मिटेगी तो देश स्वयं आर्थिक समृद्धि या वृद्धि कर लेगा। पेज घुमाइए, आगे देखते हैं। नियोजन पेज नंबर 51 है। मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। भाई संयुक्त राज्य अमेरिका उदारवादी पूंजीवादी, यानी कि वहां पर जो भी काम होगा वो निजी होगा, लेकिन भारत ने निर्णय कर लिया कि जो भी कार्य किया जाएगा, विकास का जो भी काम होगा वो निजी हाथों में सौंपा नहीं जाएगा। और सरकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका, यानी कि एक मॉडल, एक योजना तैयार करे। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950, अंडरलाइन कर लो, 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। यूरोप जो खुद था वो महामंदी का शिकार होकर सबक सीख चुका था।
जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है ये। सोवियत संघ ने 1930 तथा 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार प्रगति की थी। ये हमने फर्स्ट बुक में सब पढ़ा है। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। अलग अलग प्रकार के साउंड सुनाई दे रहे होंगे। मेरे पास ऐसा कोई विशेष सॉफ्टवेयर नहीं है जो मैं इन बैकग्राउंड साउंड को म्यूट कर दूं। खैर, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। दरअसल यह कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारी उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जिसमें वो पूरा मार्केट अपने अंदर कंट्रोल करना चाहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं। कौन? उद्योगपति वगैरह, जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। ये उद्योगपति पूंजीपति चाहते हैं कि हमें फ्री ट्रेड करने दिया जाए, किसी भी प्रकार का सरकार का हमारे ऊपर कंट्रोल, अंकुश, दबाव न हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। अंडरलाइन कर लो। और इस संयुक्त प्रस्ताव को कहा जाता है बॉम्बे प्लान। क्या कहा जाता है? बॉम्बे प्लान। पूरा अंडरलाइन कर लो। इस समूह ने, यानी कि उद्योगपतियों के समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा क्या थी कि सरकार जो है औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो या वामपंथी हो, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। भारत के आज़ाद होते ही एक आयोग एक्टिवेट हो गया जिसको कहा गया है योजना आयोग। अंडरलाइन कर लो। क्या कहा गया है? योजना आयोग। वर्तमान में इस आयोग का नाम है नीति आयोग। और योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था, कौन सी संस्था? योजना आयोग नामक संस्था ने केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब योजना आयोग देश में विकास का प्लान बनाएगा। प्लानिंग से सारा काम किया जाएगा। नियोजित तरीके से सारे काम किए जाएंगे कि भारत किस प्रकार आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो, किस प्रकार आर्थिक विकास करे और सब लोगों को एक साथ लेकर आर्थिक विकास उनका किया जा सके। किसी एक वर्ग को फायदा न मिले, सबका विकास हो। ये कार्य करेगा अब योजना आयोग, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नया टॉपिक, नया टाइटल, शुरुआती कदम। यानी कि योजना आयोग अब क्या करेगा? सोवियत संघ की तरह, यानी कि हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट बुक में कि भारत और सोवियत संघ मित्र। तो सोवियत संघ की तरफ से उन्होंने जो भी सीखा है वो अपना रहे हैं। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प सुना। आपने नाम सुना होगा, 5 साल के लिए योजना बनाना। तो भारत की योजना आयोग ने सोवियत संघ की तरह वहाँ से एक प्लान निकाला, सोवियत संघ से प्लान निकाला। और सोवियत संघ जिस तरह योजनाएं चालू करता था, लागू करता था, वैसे भारत भी 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कर रहा है। इसके पीछे एक सीधा सादा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 साल के लिए उसकी आमदनी, इनकम कहाँ से हो रही है और खर्च की योजना होगी। भाई कहाँ से पैसा आया और उस पैसे को हम कहाँ खर्च करेंगे, ये खाका तैयार किया जाएगा, दस्तावेज तैयार किया जाएगा। पेज घुमाइए। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया। बजट के बारे में आप सुनते हो। पैसा तो केंद्र सरकार ने अपना पैसा और राज्य सरकार के लिए अलग पैसे का एक सिस्टम बनाया। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनंदिन मदों पर खर्च करना था। दूसरा हिस्सा खर्च करना था योजना पर। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। भाई पंचवर्षीय योजनाएं हैं, केंद्र सरकार ने पैसा दिया है,
उसको सोच समझकर 5 साल तक खर्च करना था। किस पर करना है ये हम आगे पढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी। 1951 अंडरलाइन, अब आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप मॉडल जारी हुआ और इसी साल नवंबर के इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी हो गया। इससे देश में गहमा गहमी का माहौल पैदा हुआ। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये पंचवर्षीय योजना क्या है। पूरे देश में गहमा गहमी का माहौल। जीवन के हर क्षेत्र के लोग जैसे कि बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेजों पर व्यापक बहस मुहाबिस चलाया। खूब बहसें की, चर्चाएं चलाई। नियोजन को लेकर देश में जो गहमा गहमी पैदा हुई थी वह सन 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई थी। अंडरलाइन कर लो, 1956 से चालू हो गई है दूसरी पंचवर्षीय योजना। 1961 अंडरलाइन, 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह माहौल जारी रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में चालू होनी थी, लेकिन इस वक्त तक नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया। ये आगे हम पढ़ेंगे भी कि ये मंद क्यों पड़ा, रुकावटें भी आएगी पंचवर्षीय योजना, वो पंचवर्षीय योजनाएं क्यों रुकी, ये सारा के सारा मुद्दा आगे इन पाठों में आएगा। और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ गया। देखो 5-5 साल के लिए भारत पैसा खर्च कर रहा है देश के विकास के लिए, लेकिन खुद भारत जो है आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका है। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को थोड़ी देर का विराम देने का फैसला किया। आर्थिक मंदी में क्यों आया, क्या हुआ, सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को रोकने का निर्णय क्यों किया, ये सारी की सारी बातें हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। हालांकि इन योजनाओं की प्राथमिकताओं और प्रक्रियाओं को लेकर अनेक आलोचनाएं सामने आई, लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। भाई कितना भी संकट आ गया, भारत खुद आर्थिक संकट में फंस गया, लेकिन जैसे जैसे हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये जब आगे बढ़ी तो भारत के अंदर आर्थिक विकास कैसे करना है या आर्थिक विकास का जो मॉडल था उसकी आधारशिला रखी गई थी, उसकी बुनियाद खड़ी हो चुकी थी। हमें रास्ता मिल गया था कि किस तरह हमें आर्थिक विकास करना है। तो आगे का मैटर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।